कल हमने कंसोलिडेशन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने अल्टीमेटली देखा कि जब भी कोई कंपनी किसी कंपनी को एक्वायर कर लेती है, अगर उसके पास उससे 50% से ज्यादा शेयर है, मतलब उसका कंट्रोल है, तो आपको वो जो कंपनी है वो होल्डिंग कंपनी कहलाई जाएगी। और उसने क्या करना है, जब उसकी बैलेंस शीट बनाएंगे तो कंसोलिडेटेड पिक्चर भी बता देंगे। एक तो वो अपनी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, उसके साथ साथ वो अपना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाएगी। कंसोलिडेशन में क्या करते हैं कि जो उसकी सब्सिडरी है उसके एसेट्स को भी होल्डिंग कंपनी के एसेट्स के साथ दिखाते हैं, पिक्चर दिखाते हैं। तो करते क्या बेसिकली, जो जब कंसोलिडेशन करते हैं तो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इन्वेस्टमेंट दिखती है आपकी सब्सिडी में, उसको हम तोड़ देते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या क्या है। उसमें क्या क्या है, उसमें सब्सिडी के एसेट्स है, सब्सिडी की लाइबिलिटीज है, रिजर्व है और प्रॉफिट है। बट इसमें फिर हम कैसे करते हैं इस चीज को समझने के लिए, ये चीज कि होल्डिंग, जब क्योंकि कंट्रोल तो पूरा है उसका सब्सिडी पे, तो सब्सिडी के सारे एसेट्स और सब्सिडी के सभी लाइबिलिटीज की बैलेंस शीट में ऐड करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे फिक्स एसेट में पूरा ऐड किया था, 12 लाख और 4 लाख। करंट एसेट भी पूरे किए थे, लाइबिलिटीज भी पूरी की थी। बट कुछ पैसा इसमें से है जो माइनॉरिटी का है, जो इनका नहीं है, तो उसको हम अलग से दिखाते हैं। तो माइनॉरिटी का इंटरेस्ट इज व्हाट, जो माइनॉरिटी का परसेंटेज होल्डिंग है ऑफ दीज नेट एसेट्स। तो हमने देखा नेट एसेट्स 6.5 लाख माइनस लाइबिलिटीज 50,000, तो 6 लाख के नेट एसेट्स है, उसमें से माइनॉरिटी इंटरेस्ट है 40%, तो 2,40,000 वो हो गया। फिर हमने बोला होल्डिंग क्या क्या है, होल्डिंग के रिजर्व अपने हैं, प्लस जो पोस्ट एक्विजिशन होल्डिंग ने 60,000 रुपया रिजर्व कमाए, तो 5,60,000 रुपया। और पीएनएल अपना इसका 3 लाख है, और सब्सिडी के पोस्ट में से उसका 30,000 बनता है, तो 30,000 और 30,000 और अपना 3 लाख, तो टोटल 3,30,000 इसका पीएनएल बन गया। और फिर जब हमने कैलकुलेशन किया कि जब मैंने इसको परचेज किया था तब मेरा प्रॉफिट हुआ था, महंगा खरीदा है सस्ता खरीदा था, तो पता चला था कि मैंने क्या किया था, मैंने महंगा खरीदा था 30,000 से, तो मेरा गुडविल है। आई गेस आपको एक्सेल दिख रही है ना? सर वो एक्सेल शीट नहीं दिख रही। अरे बताया करो जल्दी, जब लगेगा ना कि मतलब नहीं दिख रहा है तो बताया करो, वेट मत किया करो, ठीक है ना? हाँ, वो मैं लिख लिया था तो मैं उसी में देख रहा था। अब दिख रहा है ना? हाँ हाँ अभी दिख रहा है स्क्रीन? हाँ दिख रहा है। हाँ, तो इस तरह से हमने फिर ये बना दिया कि हाँ अपने 1 लाख की क्या 10 लाख की कैपिटल थी, और हाँ हाँ। एसेट्स 12 लाख और 4 लाख 16 लाख, करंट एसेट्स 4.5 लाख और 2.5 लाख 7 लाख। ये इन्वेस्टमेंट तोड़ दी 3 लाख, 3 लाख को तोड़ दिया, इसके बदले में ये सारे एसेट तो मिल गए, प्लस हम्म पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट रिजर्व मिल गए, और महंगा हम्म। खरीदा है तो उसकी वजह से गुडविल आ गया। दिस इज द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो हमें अल्टीमेट गोल है बनाना, ठीक है? हाँ अब इसमें हमने कल सीखा था कि जब भी हम कंसोलिडेशन करेंगे तो क्या स्टेप्स आएंगे। सबसे पहला स्टेप रहेगा हमारा टू कैलकुलेट कि हमारा गुडविल है कि कैपिटल गुड। रिजर्व है। तो उसको हम कैसे कंपेयर करते हैं, हम देखते हैं कि मैंने कितने में खरीदा, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और उसको हाँ कंपेयर करते हैं कि नेट एसेट्स में से मुझे नेट। कितना मिला ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। ठीक। सेकंड थिंग हमारा निकालना होता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कुछ नहीं है, ऑन द डेट ऑफ कंसोलिडेशन कितना ऐसा नेट एसेट्स है सब्सिडी का जो कि जिससे मेरा हक नहीं है। तो दैट इज परसेंटेज होल्डिंग ऑफ माइनॉरिटी इनटू द नेट एसेट्स जो सब्सिडरी के है। उसके बाद फिर तीसरा होता निकाला कंसोलिडेटेड रिजर्व्स कितने हैं, तो मेरे रिजर्व्स प्लस पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स जो सब्सी के हैं। हाँ कंसोलिडेटेड पीएल, मेरा एसओपीएल प्लस पोस्ट एक्विजिशन जो प्रॉफिट मुझे उससे मिला। इस तरीके से बाकी उसके सारे एसेट्स ले लिए, सारी लाइबिलिटी ले मैंने इंटरेस्ट डाल दिया, तो आपका ये आ जाएगा। आज हमें सीखना है कि कुछ एडजस्टमेंट्स हो सकता है जो हमें कंसोलिडेशन में करना होगा। मैं अभी आपका जैसे अभी वो बुक वाला शेयर कर लेता हूँ। अभी मैं आपका बुक का स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ, क्योंकि हमें ये देखना है बहुत इंपॉर्टेंट कि इस एग्जाम में हमें क्या पूछा जाएगा। तो कंसोलिडेशन में तो बेसिकली तो मैंने आपको समझा दिया था, जो अभी मैंने एग्जांपल दी थी, दैट्स ऑल व्हाट वी हैड टू स्टडी इन द कंसोलिडेशन। बट इसमें अब इतना आसान तो पूछा नहीं जाएगा, तो कुछ बेसिक एडजस्टमेंट हमें आनी चाहिए। देखो, मेजर एडजस्टमेंट क्या है, एक तो हमें गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालना है, ये तो आता ही है आपको। माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना है, ये भी हमने देखा। कंसोलिडेटेड रिजर्व मैंने आपको निकाल दिया कैसे करना है। अब कुछ एडजस्टमेंट करनी होगी। एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस। इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस, इंट्रा ग्रुप बैलेंस का मतलब क्या है, मैं आपको ऐसे समझा देता हूं। देखो, इंट्रा ग्रुप बैलेंस का मतलब क्या है, अगर होल्डिंग और सब्सिडी आपस में लेन देन करती है, सपोज इंडियन ऑयल और सीपीसीएल है, इंडियन ऑयल और सीपीसीएल है, इंडियन ऑयल सीपीसीएल को सपोज गैस ये क्रूड ऑयल बेचता है, तो मैंने 31 मार्च को बीइंग इंडियन ऑयल मैंने सीपीसीएल को कुछ क्रूड भेजा था
4,000 करोड़ का। तो मेरे एसेट्स में दिख रहा होगा 4,000 करोड़ रिसीवेबल फ्रॉम सीपीसीएल, ऐसे दिख रहा होगा। हाँ। मेरे को दिख रहा होगा सीपीसीएल से मुझे 4,000 लेना है, और सीपीसीएल की बुक्स में क्या दिख रहा होगा कि आईओसीएल को मुझे 4,000 देना है। देना। यही होगा ना। हाँ। तो बोल रहे इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस। मुझे पता जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे इंडियन ऑयल एज ए ग्रुप, तो क्या ये 4,000 का लेना और 4,000 का देना कोई मतलब रखेगा? आंसर इज नो। नहीं। बिकॉज मैं थोड़ी बोलूंगा एक जेब से मुझे देना है दूसरी जेब से लेना है। नहीं। कंसोलिडेशन करेंगे तो विद इन ग्रुप जो ट्रांजेक्शन होती है उनको हम नलिफाई करते हैं, उनका इंपैक्ट करते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, ये डेटर क्रेडिटर जो है आपस में खत्म हो जाएगा। तो हाँ। उसमें हम एंट्री करते हैं। इंडियन ऑयल का होल्डिंग बुक है, तो हम एंट्री क्या करते हैं, जो उसकी बुक्स में ट्रेड पेएबल था उसको डेबिट करते हैं। तो ट्रेड पेएबल को हम डेबिट करते हैं, हाँ, क्रेडिटर लायबिलिटी को टू डेट। डेबिट करते हैं, मतलब ट्रेड पेएबल को डेबिट करते हैं, और ट्रेड रिसीवेबल जो होगा उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगी उसमें ना आईओसीएल के एंड पे लायबिलिटी आएगी 4,000, ना सीपीसीएल के रिसीवेबल आएगा 4,000। ये दोनों चीजें आपस में क्या हो जाएगी, कट जाएंगी। इसको बोलते हैं इंट्रा ग्रुप बैलेंस की एडजस्टमेंट करना। ठीक है, ठीक। समझ आया? हाँ। अब दूसरी एडजस्टमेंट क्या है, अनरियलाइज प्रॉफिट। अनरियलाइज प्रॉफिट, अनरियलाइज प्रॉफिट का मतलब क्या है कि अगर आईओसीएल ने सीपीसीएल को ये सामान भेजा था, अगर आईओसीएल ने सीपीसीएल को ये ऑयल भेजा था और अभी सीपीसीएल ने इसको आगे नहीं बेचा था, तो होगा क्या, इंडियन ऑयल ने क्या किया होगा? अनरियलाइज प्रॉफिट का कंसेप्ट क्या है, एक तरफ आईओसीएल है दूसरी तरफ सीपीसीएल है। इंडियन ऑयल ने उसको 1,000 की चीज 1,200 में बेच दी, 1,000 की चीज 200 प्रॉफिट कमा के। स्क्रीन कौन सी दिख रही है अभी? हाँ, दिख रहा है। एक्सेल। हाँ, एक्शन। 1,000 की चीज थी, 200 प्रॉफिट करके 1,200 में बेच दी। हम्म। ठीक है, अभी क्या होगा, सपोज सीपीसीएल ने ना अभी इंडियन ऑयल को पैसा दिया और ना ही ये चीज बेची, तो बैलेंस शीट इस तरह से होगी। आईओसीएल की जब बैलेंस शीट होगी उसमें ये दिख रहा होगा रिसीवेबल फ्रॉम सीपीसीएल डेटर करके दिख रहा होगा 1,200 रुपए, ऐसे होगा। हाँ। आईओसीएल की बैलेंस शीट में सीपीसीएल एज ए डेटर दिख रहा होगा 1,200 रुपया। सीपीसीएल की बुक्स में क्या होगा सर, क्रेडिट। सीपीसीएल की बुक्स में स्टॉक होगा 1,200, है ना? हाँ। स्टॉक होगा 1,200 और यहां से आईओसीएल होगा 1,200, आईओसीएल को पे कर रहा है कि नहीं? क्रेडिट। और आईओसीएल का दूसरा इंपैक्ट क्या होगा, आईओसीएल ने प्रॉफिट एंड लॉस में पीएनएल में 200 रुपया ऐड किया होगा इस ट्रांजेक्शन का प्रॉफिट, है ना? क्रेडिट। हाँ। तो अब क्या करेंगे, जब हम कंसोलिडेशन करेंगे, सबसे पहले जो आईओसीएल की बुक्स में ये 1,200 दिख रहा है सीपीसीएल, हाँ। ये 1,200 जिसको मैं जिसको मैं अभी कर लेता हूं स्काई ब्लू, और आईओसीएल का जो 1,200 दिख रहा होगा, ये डेटा क्रेडिटर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हटा देंगे कंसोलिडेशन में, और ये भी हम कंसोलिडेशन में हटा देंगे। हाँ। हाँ, ये तो ठीक है, यहाँ पे जब कंसोलिडेशन करेंगे तो मुझे सीपीसीएल का स्टॉक अपनी बुक्स में लेना है। हम्म। तो जब मैं कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनाऊंगा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा, वहां पे जब मैं स्टॉक लूंगा वो क्या लूंगा, अपना, सपोज अपना मेरा 10,000 है, प्लस प्लस सीपीसीएल का कितना लूंगा, सीपीसीएल का 1,200 नहीं लूंगा, 1,000 लूंगा। क्या लूंगा, 1,000 लूंगा। बिकॉज ये इसकी प्रॉफिट। cost कितनी ओनली 1,000, मुझे स्टॉक कॉस्ट पे लेनी है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 1,000 ही दिखाऊंगा, और 200 रुपया जो स्टॉक ज्यादा है उसको क्या करूंगा, वापस करूंगा। तो मैं एक एंट्री करूंगा, अपना प्रॉफिट कम करूंगा, तो एंट्री करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, डेबिट करूंगा 200 से, और स्टॉक को डेबिट करूंगा 200 से, स्टॉक को क्रेडिट करूंगा 200 से। तो अगर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, मैंने सीपीसीएल को भेजा है, तो मैं क्या करूंगा, स्टॉक को कम करूंगा, उसको 1,000 पे लाऊंगा और यहां से अपना प्रॉफिट कम करूंगा, और अल्टीमेटली स्टॉक को बैलेंस शीट में कॉस्ट पे दिखाऊंगा। ठीक है,
समझ आएगी? दोबारा समझा दूं? अ, ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस से वापस एक मिनट। देखो मैं बताता हूँ। देखो आईओसीएल ने सीपीसीएल को ये चीज बेची 1000 की चीज 200 प्रॉफिट करके 1200 में, ठीक है। हाँ यहाँ तो। और अभी तक सीपीसीएल ने इसको नहीं बेचा है आगे, तो दिस इज हाँ। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अभी 200 का इंडियन ऑयल के पास, क्योंकि वो तो हाँ। सीपीसीएल ने नहीं बेचा। तो जब हम हम्म। कंसोलिडेशन बनाएंगे स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो मैं अपना प्रॉफिट दिखाऊंगा। बट जब कंसोलिडेशन करूंगा तो उस वक्त क्या होगा? उस वक्त तो बात यही है कि इंडियन ऑयल ने तो ये 200 रुपए एज ए ग्रुप तो अभी नहीं कमाया ना, बिकॉज हम्म। अपने अपने यहाँ ही पैसा है अभी। तो एज ए ग्रुप तो ये पैसा अभी नहीं कमाया है। तो इसके लिए हम्म। मुझे क्या करना पड़ेगा? जब कंसोलिडेशन करूंगा मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट क्या करना पड़ेगा? ये 200 का प्रॉफिट मैंने नहीं कमाया है, और ये स्टॉक जो है 200 से महंगा दिखाया है मैंने, क्योंकि इसकी कॉस्ट 1000 रुपए है, तो मुझे स्टॉक को 200 रुपए से कम करना पड़ेगा। तो मैं एंट्री करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करूंगा 200, और स्टॉक को क्रेडिट करूंगा 200। जब मैं ये एंट्री करूंगा पहले, तो उसके बाद क्या होगा? ये पीएनएल ठीक हो जाएगा, हाँ। यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, और स्टॉक बचेगा 1000 का। और अब जाके इस स्टॉक को मैं अपने कंसल्टेशन में ले जाऊंगा, जो कि एक सही प्रैक्टिस है। मेरा स्टॉक जितना भी है प्लस सीपीसीएल की बुक्स में जो स्टॉक है उसको मैं एट कॉस्ट ले लूंगा। ये होता है एडजस्टमेंट ऑफ स्टॉक, ठीक है। ठीक है। हाँ। ठीक है, तो बाकी एडजस्टमेंट आगे करेंगे, बट अभी फिलहाल कुछ जो हमें करना था उसको पढ़ लेंगे। कल एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 4 5 तो हमने कर दिया था, है ना? ये हमने कर दिया था, ये भी हमने कर दिया। अच्छा, हम्म। अब क्या है? जब हम कंसोलिडेशन करेंगे तो कुछ एडजस्टमेंट हो सकती है जो हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। एक एडजस्टमेंट है, उसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स ऑफ सब्सिडी। रिवैल्यूएशन ऑफ सब। एसेट्स ऑफ सब्सिडी, इसका फंडा क्या है ये मैं समझा देता हूं। मैंने सब्सिडरी को में 1/4/2024 में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। मैंने इन्वेस्ट कर दिया 1/4/2024 में, तो उस वक्त क्या होगा? सब्सिडी की बुक्स में प्लांट एंड मशीनरी था 1 लाख का, ठीक है। 1 लाख का प्लांट एंड मशीनरी था, बट होल्डिंग उस पर बोल रही है कि यार ये तो बैलेंस शीट में है, ये तो ऑन द बेस ऑफ कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन है। बट मैं उसकी रिवैल्यूएशन करूंगा आज की डेट में, टू अंडरस्टैंड कि भाई मैंने सही से परचेज किया है कि नुकसान में किया। तो मैं हम्म। उसका रिवैल्यूएशन करता हूँ और बोलता हूँ कि नहीं, ये जो 1 लाख का प्लान है मशीन, ये सिर्फ 80,000 का है। क्या है? 80। बट देखो, जब मैंने उसकी यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, सब्सिडी अपनी बुक्स में कुछ नहीं करेगा ना। यही मैंने शेयर खरीदा एज ए होल्डिंग, तो सब्सिडी को अपनी बुक्स में कुछ नहीं करेगा। बट मैं परचेज के वक्त बोलता हूं कि नहीं, इसकी जो प्लांट एंड मशीनरी है उसका वैल्यू 80,000 है, हम्म। वैल्यू 80,000 है। तो जब मुझे अब कंपेयर करना होगा कि मेरा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है, मतलब मेरा गुडविल है कि कैपिटल रिजर्व है, मेरा गुडविल है कि कैपिटल रिजर्व है, उसके लिए मुझे क्या निकालने हैं? नेट एसेट्स। नेट एसेट्स निकालने हैं ऑन हाँ। डेट ऑफ एक्विज। एक्विजिशन। तो उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा कि भाई ये जो मैं एसेट्स को रिवैल्यू कर रहा हूं उसको कंपेयर करना पड़ेगा। सपोज उस दिन उस कंपनी के शेयर कैपिटल है 1 लाख रुपया हम्म। या 2 लाख रुपया माइनॉरिटी के, ये तो मैं ले लूंगा कंपेयर करने के लिए। उसके हाँ। रिजर्व है 1.5 लाख रुपया, उसका प्रॉफिट एंड लॉस है 1 लाख रुपया, तो उसके अभी कितने आ रही है नेट एसेट्स? 4.5। 4.5 लाख। मगर यहाँ पे जो रिवॉल्यूशन लॉस हो गया, तो अल्टीमेटली मुझे ऐसे प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख तो नहीं दिखाना है, प्लांट एंड मशीनरी तो 80,000 दिखाना है। तो अगर मैं क्या करूंगा, जो रिवॉल्यूशन लॉस होगा उसको लेस करूंगा। क्या करूंगा? लेस। रिवॉल्यूशन लॉस जो है उसको लेस करूंगा, -20,000। तो उस दिन उसके नेट एसेट्स कितने हैं? 430। 4,50,000 -20,000। तो उस वक्त उसके नेट एसेट्स है 4,30,000।
तो जब मुझे निकालना है कि मैंने महंगा खरीदा है सस्ता खरीदा है, तो मुझे उसके एसेट्स को फेयर वैल्यू पे लेना पड़ेगा ना, हाँ। कि बैलेंस शीट में वो कितने पे दिख रहा है वो मैटर नहीं करेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन लॉस या रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे अब मुझे पता चला कि उसका नेट एसेट 430 है, फिर देखूंगा कि मुझे कितना शेयर मिला, मुझे 60% शेयर मिला, तो मुझे कितना मिलेगा, 4,30,000 इंटू 0.6 कितना हुआ, 2,58,000। तो इट इज माई शेयर, एच एस शेयर जो है दैट इज 2,58,000। फिर देखूंगा मैंने कितना पैसा दिया, मेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है। सपोज मैंने इसके लिए 2.5 लाख रुपया दे दिया, तो मेरा क्या हो गया, भाई 2.5 लाख रुपया दे दिया और चीजें मिली मुझे 2,58,000 की, तो मेरा कैपिटल रिजर्व है, मेरा कैपिटल रिजर्व है 8,000। तो समझ आया रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट। हाँ। तो क्या है बेसिकली रिवैल्यूएशन, अगर आप समराइज करोगे तो, बैलेंस शीट डेट पे हम पीपीए की वैल्यू देखेंगे एसेट की, अगर वो जैसे 1 लाख से 80,000 है तो रिवैल्यूएशन लॉस हुआ तो वो लेस कर देंगे। ठीक है। और अगर उल्टा हो गया, जब तो 80,000 ऐड कर था, देंगे, 120 हो 80,000 था, गया तो। अब ये 1 लाख रुपया हो गया, तो मेरा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो गया, हाँ, 20,000। मेरा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो गया, तो उससे मेरे एसेट्स बढ़ जाएंगे, नेट एसेट्स। तो हाँ, नेट एसेट फिर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो 470। गया 20,000, तो उसका क्या हो जाएगा पिक्चर, टोटल हो जाएगा 4,70,000, और मेरा शेयर होगा 2,82,000, जबकि मैंने पैसे दिए 2.5 लाख, तो मेरा कैपिटल रिजर्व हो जाएगा 32,000। यहाँ तक ठीक है, हम्म। ये सिंपल एडजस्टमेंट है। हाँ। अब मुझे बताओ इसका दूसरा इम्पैक्ट क्या आएगा। दूसरा इम्पैक्ट, ये तो पहला इम्पैक्ट आया कि मैंने ये कर दिया, सब्सिडी तो अपनी बुक्स में कुछ नहीं करेगी, उसका एसेट जितने में है उतने में दिखा दिया। हम्म। जब आप, ये तो निकला ऑन द डेट ऑफ परचेज आपको गुडविल कैपिटल रिजर्व मिला था 32,000, बट जब आपने अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया, इसको हम क्या बोलते हैं, अपवर्ड रिवैल्यूएशन, क्या बोलते हैं, अपवर्ड। upward। इसका दूसरा एक लैग है जो आपको समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो सब्सिडी तो अपनी बुक्स में 80,000 ही दिखा रही है, ठीक है दोस्त, हाँ। सब्सिडी अपनी बुक्स में 80,000 ही दिखा रहे हैं, बट जब मैं हम्म, कंसल्टेशन करूंगा तो मैं पीपी को कितने पे दिखाऊंगा, 1 लाख पे दिखाऊंगा, 1 लाख पे, हाँ। क्योंकि मैं इसकी वैल्यू 1 लाख मांग रहा हूं। हाँ। बट 31 मार्च 2025 में, 31 मार्च 2025 में क्या होगा, जब ये पूरा साल था 1/4/25 से 2025, सब्सिडी ने क्या किया होगा, इस 80,000 पे डेप्रिसिएशन लगाया होगा। हाँ। सब्सिडी ने आपने जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया होगा उसमें डेप्रिसिएशन कितना लगाया होगा, सपोज इसकी 10 साल लाइफ है, और तो इसने 80,000 पे डिवाइड बाई 10 किया होगा, उसने 8,000 डेप्रिसिएशन लिया है। सब्सिडी ने जब अपनी बैलेंस शीट बनाई होगी तो उसने 80,000 पे कितना डेप्रिसिएशन लिया होगा, 8,000। 10,000। हाँ। हमने तो भाई इसको 1 लाख रुपया वैल्यू मानी है, तो करेक्ट हाँ, डेप्रिसिएशन कितनी होनी चाहिए थी, 10,000। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन कितनी होनी चाहिए। 2,000। तो जब मैं पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स निकालूंगा, जब मैं कंपेयर करूंगा प्री और पोस्ट प्रॉफिट, प्री और पोस्ट प्रॉफिट, तो पोस्ट प्रॉफिट में से मैं क्या करूंगा, जितना भी प्रॉफिट होगा लेस कर। उसमें से 2,000 की डेप्रिसिएशन और ऐड करूंगा, बिकॉज अभी तक सब्सिडी ने उसको कंसिडर नहीं किया है। तो मुझे देखना है कि सब्सिडी से मैंने कितना कमाया है, तो मुझे सब्सिडी में जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है तो वो लेना पड़ेगा। तो जब मैं प्री और पोस्ट करूंगा तो वहां पे 2,000 का एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मैं डालूंगा, ठीक है, हम्म। यहां तक ठीक है। हाँ। तीसरा तीसरा केस बता दूं, हाँ। केस नंबर 3, 1/4 को 80,000 था, बट मैंने परचेज किया है 1/9/1/10/2024 को, और तब मैंने रिवैल्यूएशन लिया 1 लाख रुपया। अब मुझे बताओ, अब मेरा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना है, 20,000। कैसे, 80,000 था पहले, और अब 80,000 कब था, अच्छा, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक, तो ये 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा ना दोस्त। अगर मेरे 80,000 वैल्यू थी तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन तो पहले निकालूंगा ना, हाँ। 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 80,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 6/12, फोर तो छह थाउजेंड महीने का डेप्रिसिएशन कितना लगेगा,
76,000। 4,000। हाँ 4,000। तो उस वक्त वैल्यू कितनी थी बुक्स में? बुक्स में वैल्यू थी 76,000। अब 70। 76,000 से वैल्यू मैंने बढ़ा के 1 लाख किया, तो मेरा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा 24,000। ठीक है दोस्त, इस चीज का ठीक। ख्याल रखना है। हाँ। ये हो सकता है कि ये आप भूल जाओगे, क्या तक? ठीक है, हाँ। तो इनको नोट कर दिया, इसको नोट किया, हाँ कर लो। कर दिया था। तो मैं यस। बुक पे आ जाता हूँ। हाँ। चलो, एक क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी जल्दी। हम्म। एस लिमिटेड एक्वायर्स 70% इक्विटी शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड ऑन 1/1/2021। ठीक है, ऑन द हम्म। डेट पेड कैपिटल वाज 10,000। अगर 10,000 इक्विटी शेयर थे, 10,000 इंटू 10 कितना होता है? 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख के इक्विटी शेयर्स है, तो मुझे कितना मिला? 70,000। 70,000। मुझे ये 70,000 मिला। हम्म। उसके बाद एक्यूमुलेटेड रिजर्व बैलेंस वाज 1 लाख, तो उसके रिजर्व थे 1 लाख, तो मेरा हिस्सा कितना? 70,000। एस लिमिटेड पेड 1,60,000 टू एक्वायर 70%, और इस 70% को एक्वायर करने के लिए मैंने कितना पे किया? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है मेरा? 1,60,000। Assets of S Limited were revaluated on 1st January and the revaluation of 20% asset है। उस दिन हमने रिवैल्यूएशन किया और मेरा रिवैल्यूएशन लॉस आया 20,000। तो अब मुझे जब निकालना पड़ेगा नेट एसेट्स, तो नेट एसेट्स क्या आ जाएंगे मेरे? एक तो ये 1 लाख प्लस ये 1 लाख, कितना हो गया? 2 लाख। 2 लाख। हाँ। 2 लाख में से ये 70। 20,000 माइनस करूंगा, रिवैल्यूएशन लॉस कितना होगा? हाँ 1,80,000। 180। हाँ। तो 180,000 क्या बन जाएंगे? नेट एसेट्स। और मेरा शेयर कितना है? 180 का 70%, वो कितना आता है? वन लैख 120। ट्वेंटी सिक्स तो इसका दो तरीका है करने का है। एक पूरा टोटल निकाल दो नेट एसेट्स, इंटू कर लो मेरा शेयर, या तो हाँ सब करो मेरा शेयर। इस सबको। 1 लाख का मेरा शेयर 70,000, रिजर्व का 1 लाख का मेरा शेयर 70,000, लॉस के 20,000 का मेरा शेयर 40,000, क्योंकि बाकी माइनॉरिटी का है। तो 1,26,000 इज द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स विच परटेन्स टू होल्डिंग। और मैंने दिया 1,60,000, तो मैंने महंगा दिया, तो 34,000 इज माई गुडविल। ठीक है, यस। दूसरा क्वेश्चन करना आएगा, इसमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, चलो जरा ये क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। हम्म। एस लिमिटेड एक्वायर्ड 16,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो टोटल नंबर कितना हो गया? 1,60,000 ऑन 1 अक्टूबर फॉर 3,06,800। तो मैंने एस लिमिटेड के 16,000 शेयर खरीदे, तो एस लिमिटेड का टोटल शेयर कितना है देख सकते हो बैलेंस शीट से? 80% नहीं, 2 लाख था, तो 20,000 शेयर है। हाँ, तो 20,000 का मैंने 16,000 शेयर है, दैट इज 80%। ठीक है, तो 80% मेरा होल्डिंग का ये शेयर है। ठीक है, हम्म। उस वक्त जब मैंने परचेज किया था, मैंने 1 अक्टूबर को परचेज किया था दोस्त। कितना किया, कब किया था परचेज? 1 अक्टूबर। द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एस लिमिटेड शोड अ बैलेंस ऑफ 10,000। जो एस लिमिटेड है उसका बैलेंस जो 1 अप्रैल को था, दैट वाज 10,000। ठीक है, हम्म। the plant and machinery of S Limited, which stood in the books of 1,50,000, was considered worth 1,80,000। इसका जो प्लांट एंड मशीनरी था, जो अभी 1,35,000 दिख रहा है, ये 31 हम्म। मार्च की पिकर है, वो ऑन द डेट ऑफ 1 अप्रैल 1,50,000 था। कितना था दोस्त? 1,50,000। तो ये कितना था? 1,50,000 था 1 अप्रैल को। ठीक है, हाँ। तो दोस्त मुझे बताओ, अगर उस दिन 1,50,000 का था, तो आज की डेट में कितना है? 1,35,000। तो क्या किया होगा बेसिकली? पूरे साल में डेप्रिसिएशन लगाई होगी 15,000 की, है ना? हाँ 15,000। हाँ। पूरे साल में अगर 15,000 लगाई होगी डेप्रिसिएशन, तो मुझे बता सकते हो मैंने कब खरीदा ये? 1 अक्टूबर। मैंने 1 अक्टूबर को खरीदा, तो 1 अक्टूबर तक कितना डेप्रिसिएशन लगा होना चाहिए? फर्स्ट अक्टूबर तक हाफ हो कितनी वैल्यू जाएगा। थी? 7,500। 7,500 है, तो 1 अक्टूबर को कितनी वैल्यू थी इसकी? 1,50,000 माइनस 7,500। कितना हुआ? 1,42,500। 1,42,500 होना चाहिए था वैल्यू, बट मैंने कितना रिवैल्यूएशन वैल्यू माना? हमारा है 1 लाख 35। नहीं,
दैट इज 1,35,000 तो मेरी बैलेंस शीट में आ रहा है ना सब्सिडी थी, क्योंकि सब्सिडी तो कुछ किया नहीं है। मैं अच्छा। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना हो गया? हाँ दोस्त, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना हुआ? वैल्यूएशन प्रॉफिट। नहीं आ रहा समझ? अच्छा, 1,80,000 से हाँ, कंपेयर। 1,80,000, तो मतलब 1,80,000 37,500। माइनस 1,42,500, तो मेरा हाँ रिवेन्यू प्रॉफिट है 37,500। ठीक है, हाँ समझ आया? हाँ हाँ। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोलता है करने के लिए। क्वेश्चन कुछ बोला नहीं था, बस समझा रहा था। अब देखो इसको कैसे करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आपका निकला 37,500। ठीक है, हम्म। तो उसमें से होल्डिंग का कितना मिलेगा? थर्टी सेवन एट। थाउजेंड फाइव हंड्रेड का 80%, दैट इज 30,000, और माइनॉरिटी का मिलेगा 75। और दूसरा इंपैक्ट क्या रहेगा? दूसरा इंपैक्ट क्या रहेगा अब इसका? जब आप प्रॉफिट्स निकालोगे पोस्ट एक्विजिशन, जब आप पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स निकालोगे, तो उसमें आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने 15,000 पे डेप्रिसिएशन ले लिया है। बट डेप्रिसिएशन आप कितना लेना है? पहले 6 मंथ्स, पहले 6 मंथ में तो ठीक था, 7,500 डेप्रिसिएशन था। बट अब 1 अक्टूबर को 1,80,000 वैल्यू है, तो 1,80,000 पे डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। 10% हाँ। डेप्रिसिएशन रेट है। 15,000 पे 15,000 लगा था 1.5 लाख में, तो 10% डेप्रिसिएशन है। तो इस पे 1,80,000 पे 10% डेप्रिसिएशन लगना चाहिए 6 मंथ का। दैट इज 1,80,000 पे 10% इज दैट इज 18। 18,000। 6 मंथ्स का 9। 9,000, तो डेप्रिसिएशन अब सेकंड हाफ का 9,000 होना चाहिए। आपने सिर्फ हाँ। 6,000 डेप्रिसिएशन लगाया, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको कंसिडर करना पड़ेगा आपको 1,500 रुपया, जिसमें से होल्डिंग ने बियर करना पड़ेगा 1,200, और मायाटी ने बियर करना पड़ेगा 300। अच्छा। ठीक है, ठीक है। ठीक है। इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने परसों पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, डिविडेंड रिसीव्ड बाय सब्सिडी। सब्सिडी। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि सर अगर डिविडेंड सब्सिडी ने दिया है, तो तो अगर कुछ डिविडेंड सब्सिडी ने दिया है, तो उसमें आपने ये देखना है कि ये जो डिविडेंड दिया है, पोस्ट है कि प्री। पोस्ट एक्विजिशन है कि प्री एक्विजिशन है? या तो पोस्ट होगा या तो प्री एक्विजिशन है। प्री एक्विजिशन का मतलब क्या है? अगर मैंने शेयर इस दिन में लिए है, तो इससे पहले वाले प्रॉफिट्स का अगर डिविडेंड दे दिया है, तो दैट इज प्री एक्विजिशन, और इसके बाद वाले प्रॉफिट्स का डिविडेंड जो है वो पोस्ट एक्विजिशन है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? प्री एक्विजिशन डिविडेंड, प्री एक्विजिशन डिविडेंड को क्या करना है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से लेस करना है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से लेस करना है। ठीक है, ठीक है, हाँ। क्योंकि वो कैपिटल प्रॉफिट है, तो हमने पढ़ा था AS 13 के हिसाब से वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से लेस करना होता है। और अगर पोस्ट एक्विजिशन है, तो वो आपको रिजर्व पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में लेना है, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व में लेना है। प्री एक्विजिशन आपको कम करे, तो वही पड़ा है। पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड जो है, अगर सब्सिडी ने अपनी बुक्स में अकाउंटिंग कर दिया, तो आपको कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपका जो नेट प्रॉफिट आएगा बाद में, वो पोस्ट एक्विजिशन वाला ही आएगा, और आपने अपनी बुक्स में भी वो ठीक लिया होगा। अगर सब्सिडी ने नहीं दिया है अभी इसका अकाउंट एंट्री, तो आपके जो प्रॉफिट ज्यादा दिख रहे हैं सब्सिडी की बुक्स में, उसको कम करना पड़ेगा। तो जब एंट्री करेंगे तब दिखा दूंगा। और होल्डिंग कंपनी की बुक्स में जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है, वो आपको सीधे अपने P&L में लेना है, बिकॉज वो आपका पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है। सिमिलरिटी देखेंगे, प्री पोस्ट प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जो है, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से कम। तो अगर होल्डिंग ने ठीक किया है, अकाउंटिंग बाय होल्डिंग कंपनी करेक्टली अकाउंट किया होगा, तो उसको क्या करना है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से लेस करना है। तो अगर ऐसा किया, तो आपको कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। हम्म। अगर गलत किया है आपने,
आपने पीएनएल को क्रेडिट किया है, अरे ये तरीका नहीं था, AS13 बोलता है उसको कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से लेस करना है, तो आपको क्या हम्म, करना है, ये जो एंट्री पास की थी, आपने एंट्री क्या की है, आपको एंट्री करनी थी, आपको करेक्ट एंट्री क्या करनी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन एस, ये करना था आपने एंट्री, हाँ इन्वेस्टमेंट को कसना, अगर आपने ये किया है तो गुड, अगर आपने ये एंट्री नहीं की है तो आपने एंट्री क्या की है, बैंक बैंक। अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, तब आपने क्या करना है, इस एंट्री को ठीक करना पड़ेगा। आप बैंक तो डेबिट कर दिया ठीक, तो आप हम्म, रेक्टिफिकेशन एंट्री करोगे, रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या करोगे, पीएनएल यस। अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन एस, ठीक है। तो आप एंट्री को रिवर्स करोगे, पीएनएल को डेबिट करोगे और क्रेडिट करोगे इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी। हम्म, अगर होल्डिंग ने नहीं किया अभी तक कोई एंट्री, कोई दिक्कत नहीं, एंट्री कर लो, करेक्ट एंट्री क्या है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से लेस करो। अगर सब्सिडी ने अभी तक एंट्री ही नहीं की है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स है उसमें से इसको लेस करना पड़ेगा। मतलब उसने अभी डिविडेंड तो दे दिया बट अपनी बुक्स में एंट्री नहीं की है, तो आपको प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जो है वो कम करने पड़ेंगे, बिकॉज आपने उसी में से डिविडेंड दिया होगा। हम्म, समझ आई बात, हाँ। तो आपने उसी में से डिविडेंड दिया होगा। ज्यादा तो नहीं हो गया लेक्चर, नहीं नहीं। समझ आ रहा है, हाँ हाँ, आ गया। अभी इस चैप्टर पे कॉन्फिडेंस बन रहा है, हाँ। ठीक है। थोड़ा और पढ़े, कितना ही करें कि और पढ़े बताओ। और करना। हाँ रुको, मैंने लैपटॉप का चार्जर लाता हूँ, 2 मिनट ब्रेक लेते हैं हाँ? ठीक। मैं लैपटॉप का चार्जर ले आता हूँ, तब तक थोड़ा रेस्ट ले लो। चलो आगे वापस, यस। ठीक है। अब इलिस्ट्रेशन पर हमारे एग्जाम्पल सारे हो गए इस चैप्टर के, तो मतलब जितने कंसेप्ट आपके फिर से है एग्जाम में, वो कंसेप्ट सारे हो गए। अब हम क्वेश्चन करेंगे ताकि हमें इसका कॉन्फिडेंस, अब मैं तुम पे इतना मेहनत कर रहा हूँ, इसका सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ कंसोलिडेशन के, क्यों, बिकॉज आई वांट कि आपको 14 के 14 मार्क्स कंसोलिडेशन के आने चाहिए, ठीक है। फिर आपको बाकी पूरे सब्जेक्ट में 26 मार्क्स ही लाने हैं, एंड बट आई वांट कि आप कम से कम 70-80 मार्क्स लाने चाहिए अकाउंटेंसी में, हाँ। वो आपको फिर हेल्प करेगा बाकी 2 सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। चलो, बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा डिटरमाइनिंग ईच केस, मतलब डिफरेंट केसेस दिए होंगे, आपको क्या करना है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट एट द डेट ऑफ एक्विजिशन एंड एट द डेट ऑफ कंसोलिडेशन। दूसरा आपको निकालना है गुडविल और कैपिटल रिजर्व। तीसरा आपको निकालना है अमाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनी प्रॉफिट इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज्यूमिंग होल्डिंग कंपनी ओन्स ओन प्रॉफिट लॉस टू बी 2 लाख इन ईच केस, ठीक है। तो हर केस में आपको निकालना है सब चीजें, तो इसको मैं पहले रब कर लेता हूं। केस नंबर 1, तो केस नंबर वन। 1, यू हैव दिस सब्सिडरी ए, तो आपने कितने शेयर इसके लिए, 90+। 90,000, और आपको कितना पैसा पड़ा, 1,40,000, तो 1,40,000 में आपने 90% शेयर खरीदे उसके। अब आपको सबसे पहले क्या निकालना है, उस दिन, दो दो। उस दिन डेट ऑफ एक्विजिशन का,
डेट ऑफ एक्विजिशन में, और ये डेट ऑफ कंसोलिडेशन है। आपको सबसे पहले इसने बोला था माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालो। पहले केस में शेयर कैपिटल कितनी है, 1 लाख, और प्रॉफिट लॉस कितना है 50,000, तो टोटल कितना हुआ 50 1,50,000। मुझे बताओ अगर 1,50,000 है तो माइनॉरिटी का कितना होगा 10%। 15,000। तो पहले केस में माइनॉरिटी इंटरेस्ट होगा 15,000, ठीक है। दूसरे केस में माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना होगा 1,30,000 का कितना परसेंटेज 15। 15%, गुड बॉय। तीसरे केस में कितना होगा 20। 70,000 का 20%। तीसरे केस में होगा 90,000 का 0%। उस केस में कोई भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं है, नहीं। बिकॉज 100% ओनड बाय। तो पहला पार्ट हो गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाला, डेट ऑफ एक्विजिशन का माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो गया। अब डेट ऑफ कंसोलिडेशन, डेट ऑफ कंसोलिडेशन कितना था 1,70,000, तो डेट ऑफ कंसोलिडेशन में होगा 17,000 पहले केस में। दूसरे केस में 1,20,000 का 15%, ठीक है, हम्म। दैट इज 18,000। 70,000 का 20%, दैट इज 14,000। और 1,05,000 का तो 0, तो दैट इज 0। तो पहला पहला पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का, जो हम्म। माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना था। दूसरा क्या निकालना था, गुडविल है कि कैपिटल रिजर्व है। अब कंपेयर कर दो दोस्त मेरे। पहले केस में देखो, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन नेट एसेट कितने हैं 1 लाख, 50। 1,50,000। अगर 1,50,000 है, माइनॉरिटी का कितना है 15,000, 10%। तो मेरा कितना है 1,50,000 का 90%, दैट इज 30। 1,35,000। मैंने कितने में खरीदा 1,40,000 में, तो डिफरेंस क्या है मेरा गुडविल। गुडविल। तो पहले केस में गुडविल कितना है 5,000। तो इसी तरह से हर केस का करना आएगा। हाँ। तो तीसरा पार्ट क्या बोल रहा था क्वेश्चन, आगे पहला पार्ट आपको समझ आया, दूसरा पार्ट भी समझ आया इसका। क्वेश्चन हाँ। में तीसरा पार्ट क्या बोल रहा था वो हम देख लेते हैं। तीसरा पार्ट बोल रहा था अमाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनीज प्रॉफिट। आपको बोलना है होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट कितना होगा इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में एज्यूमिंग हिज ओन प्रॉफिट इज 2 लाख। अगर उसका प्रॉफिट 2 लाख है, देखो मेरी बात, उसका प्रॉफिट अगर अपना 2 लाख है, अपना कितना उसका 2 लाख। 2 लाख, आपको बताना है उसके अब जो कंसोलिडेटेड सीएफएस है उसमें कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कितना आएगा, मतलब कंसोलिडेटेड प्रॉफिट कितना आएगा, दैट इज अपना प्रॉफिट प्लस सब्सिडरी का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। सब्सिडरी का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, सब्सिडी का पहले प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना था 50,000, पोस्ट एक्विजिशन कितना है 70,000, तो 20। कितना हाँ। बड़ा है प्रॉफिट टोटल 20। 20,000 उसका बड़ा है। बट मेरा शेयर कितना होगा 20,000 का, पहले 90। केस में 90%, दैट इज 18,000। तो मेरे सीएसओपीएल में आएगा 2,18,000 पहले केस में। बाकी केस का करना आएगा, दोबारा बताऊं, सब्सिडी का एज ऑन 1 जनवरी जो था प्रॉफिट था 50,000, एज हाँ। ऑन दिसंबर था 70,000। तो सब्सिडी ने कितना प्रॉफिट कमाया 20,000। 20,000, और होल्डिंग को कितना मिलेगा उसमें से 90। 18,000, हाँ। दैट इज 20,000 का 90 पे 18,000। तो मेरा जब होल्डिंग का सीएसओपीएल बनाऊंगा उसमें कितना आएगा बैलेंस 2 लाख प्लस 18,000, दैट इज 2,18,000, ठीक है। ठीक। समझ आ रहा है। हाँ। हाँ। देखो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, इक्विटी एट्रीब्यूटल टू माइनॉरिटी। तो पहले केस में 15,000, 17,000, 19,500, 18,000, 14,000, ठीक है। इसका क्या था गुडविल और कैपिटल रिजर्व। तो पहले केस में गुडविल था 5,000, दूसरे केस में कैपिटल रिजर्व निकलेगा क्योंकि आपने महंगा सस्ता खरीदा है। तीसरे केस में कुछ नहीं होगा, 56,000 था, 56,000 मिल गया। और चौथे केस में 3 पार्ट में मैंने आपको बता दिया, पहले केस में आपको 18,000 होगा, तो आपका सीएसओपीएल जो होगा 2,18,000 होगा। तो बाकी हम्म। सब केस आपको आएंगे करने, ठीक है। इलेक्शन 2 करते हैं, उतना ही रखते हैं आज, ठीक है। ठीक। इलेक्शन 2, XYZ लिमिटेड परचेज 80% शेयर। XYZ लिमिटेड ने क्या किया
80% shares of ABC Limited on 1st January 2001 for 1,40,000। तो कितने में परचेज किया? 80% शेयर्स 1,40,000 पे। कब परचेज किया? 1 जनवरी। तो 1 जनवरी को मैंने परचेज किया 1,40,000 में। द इश्यूड कैपिटल ऑफ एबीसी लिमिटेड ऑन 1 जनवरी वाज 1 लाख एंड द बैलेंस ऑन द पीएनएल वाज 60,000। तो उस वक्त क्या पोजीशन थी? 1 लाख का कैपिटल था, 60,000 का पीएनएल था, तो टोटल कितना था? 1,60,000। ठीक है यहां तक? हम्म ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005, जो पूरा साल खत्म हुआ, एबीसी अर्नेड अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। उस साल एबीसी ने कितना प्रॉफिट कमाया? 20,000। और डिक्लेयर किया डिविडेंड 15,000। मुझे बताओ मैंने कब शेयर खरीदा? 1 जनवरी को। साल कब खत्म हो गया? 31 दिसंबर को। इस साल में इसने 20,000 का प्रॉफिट कमाया। मुझे हाँ, बताओ, जो 20,000 का प्रॉफिट है, ये पोस्ट एक्विजिशन है कि प्री एक्विजिशन है? ये तो पोस्ट हो गया। पोस्ट एक्विजिशन है, क्योंकि इस साल का 1 जनवरी को साल चल रहा है, उसके बाद का प्रॉफिट है, तो ये पोस्ट एक्विजिशन है। पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट है 20,000, उसका डिविडेंड दिया 15,000। पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड को मुझे क्या करना है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से लेस करना है कि पीएनएल में लेना है? पोस्ट वाले को। हाँ, पोस्ट वाले। तो पोस्ट को पीएनएल में लेना है। बिकॉज एक दिन क्या बोलता है, अगर प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिला है तो वो इन्वेस्टमेंट से लेस होना लेस। चाहिए। हाँ, तो इस केस में आपको जो 15,000 मिला है वो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है, तो आपको जो एंट्री करनी पड़ेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। पीएनएल करना पड़ेगा। तो आपका शेयर कितना मिला होगा? आपको 15,000 का 80% मिला होगा, दैट इज 12,000। ठीक है। ठीक है। दूसरा चीज क्या बोल रहा है क्वेश्चन? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट एज ऑन 31st, एज ऑन 1 जनवरी? 1 जनवरी को टोटल टोटल कैपिटल कितनी थी? 1 लाख प्लस 60,000, 1,60,000। 1,60,000 का 20% इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना होगा उस दिन? 32,000। समझ आई बात? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट एज ऑन 31st जनवरी? जिस दिन मैंने शेयर परचेज कर दिया उस दिन माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है? उस दिन के नेट एसेट्स कितने हैं? नेट एसेट है 1,60,000। 1,60,000। उसमें से मेरा कितना है और माइनॉरिटी का कितना है? 80/20। 80/20। तो माइनॉरिटी का है 32, हाँ, और मेरा है ठीक है। 1,28। ठीक है दोस्त। तो हाँ, माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपको आ गया एज ऑन 1 जनवरी। हाँ, हाँ। अब मुझे बताओ 31 दिसंबर को कितना है माइनॉरिटी इंटरेस्ट? ये था 1 लाख प्लस 60,000। कितना है? 1,60,000 प्लस प्रॉफिट हाँ, कितना है? 20,000। कितना हो गया? 1,60,000 प्लस 20,000 कितना हो गया? 180। 80,000। बट उसमें से आपने डिस्काउंट डिविडेंड दे दिया 15,000, तो पीछे हाँ। कितना बचा? 1,65,000। डिविडेंड तो दे दिया ना आपने? हम्म तो डिविडेंड जब दे दिया, माइनॉरिटी अपना ले लिया और होल्डिंग अपना ले लिया, अल्टीमेटली सब्सिडी की बुक्स में कितना बचा नेट एसेट्स? 1,65,000। तो उसका 20% जो है वो उस दिन क्या है? माइनॉरिटी। 1,65,000 का 20% करना कितना होता है? 5,000 का 20%, 33। दैट इज 1,000। तो उस वक्त माइनॉरिटी होगा 33,000। ठीक है। हाँ, समझ आया? हाँ। इसमें गलती क्या लग सकती है? कोई बच्चा बोलेगा 20,000 कमा दिया तो 20,000 ऐड करेगा, बोलेगा उस दिन नेट एसेट 180 है। बट हाँ, सब्सिडी ने दो डिविडेंड भी दिया है। जब सब्सिडी ने डिविडेंड दिया तो वो पैसा भी तो गया होगा ना सब्सिडी बुक से। एक हम्म से प्रॉफिट 20,000 बढ़ा, बट यहाँ से कैश भी गया 15,000, तो नेट एसेट्स 1,65,000 ही बचे होंगे। तीसरा चीज क्या बोल रहा है? ऑल्सो प्लीज चेक वेदर देयर शुड बी एनी गुडविल और कैपिटल ऑन द डेटा बच्चा। इसका जवाब मुझे तुम बताओगे। कोई गुडविल गुडविल। कैपिटल होगा उस दिन? हाँ, नेट इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया। 28,000 था मेरा शेयर, जबकि मैंने पैसा दिया 1,40,000। तो हाँ, मैंने महंगा खरीदा। कितने से तो महंगा खरीदा? 12,000। 12,000। तो मेरा गुडविल होगा 12,000। तो मेरा गुडविल होगा, यस, मेरा गुडविल होगा उस दिन 12,000। ठीक है दोस्त, हाँ, आज के लिए इतना ही रखें। ठीक।
मैं होमवर्क दे दूं कुछ? हाँ दे। तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 इज योर होमवर्क, और कल हम इलस्ट्रेशन नंबर 4, पहले अगर तुम्हें इलस्ट्रेशन 3 खुद से होगी ठीक, नहीं तो इलस्ट्रेशन 4 से हम आगे कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है। टोटल इलस्ट्रेशन कितनी है इसकी? एक्चुअली क्या है ना, कंसोलिडेशन ऐसा है तो मैं कभी भी वो छोड़ नहीं सकता हूँ कि भाई तुम्हें कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है, इसलिए मुझे ये सारा ही कराना पड़ेगा टॉप पे। चलो ये चैप्टर मुझे सारा कराना पड़ेगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, कल ऑफ डे है मेरा तो कल हम ज्यादा खींच देंगे, ठीक है? हाँ। तुम सिर्फ अभी इलस्ट्रेशन को 4 कर देना, बाकी हम कल करेंगे, ठीक है? तो एक मिनट रुकना। ये स्नैरो बेस्ड क्वेश्चन में 6 भी कर लेना, ठीक है। और जो एमसीक्यूज है 1 to 5 वो सारे कर देना, ठीक है ना? 1 to 5 कर देना, ठीक है? इसके लिए थ्योरी पढ़नी है तुम्हें, वो थ्योरी पढ़ लेना। एमसीक्यू 1 to 5 कर देना, कुछ समझ नहीं आएगा तो मुझे कल बता देना। और स्नैरो बेस्ड क्वेश्चन नंबर 6 करना, और इलस्ट्रेशन नंबर 4 कर देना, ठीक है? हाँ, एट्थ भी वैसे ही है। हाँ, प्रैक्टिकल में सिनेरियो में एट्थ क्वेश्चन भी। स्नैरो बेस्ड क्वेश्चन नंबर 6 ही कर देना, बाकी हम कल करते हैं, ठीक है? ठीक। ठीक है। हाँ। हाँ, 8 तो वैसा ही है जैसे वो किया था, तो हाँ, 8 अभी किया था। 8 तक कर लेना, ठीक है? तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। स्नैरो बेस्ड 8 तक करना, और एमसीक्यू 1 to 5 कर देना। कोई डाउट होगा तो मुझे बता देना कल, ठीक है? ठीक है। चलो फिर आज इतना ही रखते हैं, कल आगे लेते हैं, ठीक है? थैंक यू। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट।